नमस्ते मित्रों, आज पुनः मैं फिर से आप सभी के सामने तर्क भाषा का द्वितीय कक्षा तर्क भाषा की लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सब जानते हैं नेट जेआरएफ की कक्षाओं के लिए सभी कक्षाएं धीरे धीरे चल रही हैं। साहित्य आपको विमलेश सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नेट की डेट आ जाने के बाद, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाने के बाद इसमें तीव्रता लाना आवश्यक है ताकि आपका सिलेबस समय से पूरा हो सके। दर्शन में तर्क भाषा हम पढ़ रहे हैं। तर्क भाषा की प्रथम कक्षा हमने पढ़ ली थी। आज द्वितीय कक्षा पर चर्चा करेंगे। हमने इसमें अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो इसमें आचार्य केशव मिश्र जी ने यहाँ तक हम लोगों ने आचार्य केशव मिश्र जी के द्वारा जो विरचित ग्रंथ है वो पढ़ लिया था। उसके बाद वो ऊपर अभी कह के आए हैं कि प्रमाकरणम प्रमाणम। तो प्रमाकरणम प्रमाणम पर चर्चा कर लेने के बाद पुनः आचार्य, चूंकि प्रश्न शंका और समाधान की शैली में ग्रंथ लिखने की परंपरा रही है, इसलिए वो फिर से यहाँ पर किम पुनः करणम, जो आपने प्रमाकरणम प्रमाणम ये लक्षण वहां पर दिया है, जो लक्षण आपने वहां पर दे रखा है प्रमाकरणम प्रमाणम, उसमें जो करण पद है उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है उसका, ये बताइए आप पहले। तो किम पुनः करणम, तो कह रहे हैं साधकतमम करणम। किसी भी क्रिया या किसी भी कार्य में कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे क्या, एक होता है साध्य स्वयं, साध्य, साधन। तो साधन जो होता है, साधन मतलब जो साध्य की सिद्धि करे, मतलब जो साध्य की सिद्धि करने के प्रति साधक हो, जो साधन साध्य की सिद्धि करने के लिए अनिवार्य करण हो, अनिवार्य उपकरण हो, अनिवार्य साधन हो, उसे कहते हैं साधक। लेकिन किसी भी कार्य की सिद्धि में बहुत सारी चीजें साधक हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें करण हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें साधन हो सकती हैं। तो उसमें से करण किसको कहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं तो क्या सबको करण कहेंगे? तो कह रहे नहीं, साधक तमम करणम, तम प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं कि उन सभी साधनों में से, उन सभी करणों में से, उन सभी उपकरणों में से जो कार्य के प्रति अनिवार्य रूप से साधकतम होगा, जो सबसे अधिक उसका कारण बनेगा, करण बनेगा, मतलब जिसके बिना कार्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती, वैसा करण क्या होगा? वैसा साधकतम, साधकतमम करणम। करण कैसा होगा? जो साधकतम हो, बहुत सारे करणों में से, बहुत सारे कारणों में से जो सबसे अधिक उसके प्रति साध्य के प्रति सिद्ध करने की क्षमता रखता होगा, उसे कहेंगे करण। आगे फिर से साधकतमम करणम पाणिनि व्याकरण में भी कारक में आता है। अतिशयितम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थः। सीधी सी बात यह है कि किसी कार्य के प्रति, किसी क्रिया के प्रति बहुत सारे कारण होते हैं, समवाय असमवाय निमित्त इत्यादि बहुत सारे कारण होते हैं। उस कारण सामग्री में, उस कारण समूह में से ऐसा कारण जो अनिवार्य रूप से साधकतम रूप से जो कार्य की सिद्धि करता हो, उसे हम करण कहेंगे। अतिशयितम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम, जो कार्य की सिद्धि में प्रकृष्ट कारण होगा, जो सबसे अनिवार्य कारण होगा, उसे हम क्या कहेंगे? कारण कहेंगे। ठीक है। अब फिर प्रश्न उठा रहे हैं, जहां कहीं भी ननु आएगा तो ननु का मतलब है शंका कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। ननु साधकम कारणमिति पर्यायस्तदेव न ज्ञायते किं तत् कारणमिति। कह रहे हैं आपने जो साधकतमम और करणम, जो साधकतम है उसी को करण कहेंगे, आपने ये बात कह दी। तो साधक और कारण ये तो पर्याय हैं एक दूसरे के, मतलब आप साधक कहिए चाहे कारण कहिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो पर्यायवाची शब्द प्रयोग करने के लिए नहीं बोला है मैंने। कह रहे तदेव न ज्ञायते किं तत्कारणमिति, किं तत्कारणमिति। कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या होता है। आपने बता दिया कि साधकतमम कारणम करणम, तो साधक शब्द जो है कारण का पर्यायवाची है। बात तो समझ में आई नहीं, तो बताइए आपकी जो है किम तत्कारणम, जिस कारण की आप चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? उच्यते, तो क्या कह रहे हैं? यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। कह रहे हैं कार्य के पूर्व में, कार्यात् पूर्व भावो, कार्य के पूर्व में जिसकी क्या हो? नियत उपस्थिति हो
और वो क्या हो, कार्य के प्रति अनन्यथा सिद्ध हो। अनन्यथा सिद्ध का मतलब सामान्यतया समझिए लेमन टर्म में कि जो कार्य के प्रति अनिवार्य रूप से कारण बनता हो उसे कहेंगे अनन्यथा सिद्ध। जैसे उदाहरण के तौर पे अन्यथा सिद्ध वो होगा जो धोखे से आ गया होगा पर कार्य के प्रति कारण नहीं होगा, उसके बिना भी कार्य की उत्पत्ति होगी। जैसे घट के प्रति गधा, अगर कोई कुम्हार घड़ा बना रहा है और घड़ा बनाने की प्रक्रिया के काल में गधा करके वहां बैठ जाए तो वो घट बनने के पूर्व में उपस्थित तो है, उसका पूर्व भाव तो है, लेकिन नियत नहीं है। नियत का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी घड़ा बना रहा हूं तो गधा बैठ गया, 4 दिन बाद फिर घड़ा बना रहे होंगे तो गधे को लाके बैठाना होगा तो ही घड़ा बनेगा, ऐसा नहीं है। घड़ा बन जाएगा, वो तो दैवाद आगता, वो भाग्यवशात आकर के बैठ गया, काल के वशात आके बैठ गया। तो क्या होना चाहिए, कार्य के पूर्व में जिसकी नियत निश्चित रूप से उसकी पूर्व में उसकी सत्ता विद्यमान हो, नियत रूप से वो विद्यमान रहता हो कार्य के पूर्व में, और क्या हो, अनन्यथा सिद्ध हो। अनन्यथा सिद्ध हो मतलब अन्यथा सिद्ध न हो। ठीक है, आगे भी देखते हैं। वो कारण होगा का उदाहरण समझ लीजिए, यथा तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम। कारण तंतु मतलब पट के प्रति तंतु समवायी कारण, तुरी वेमादिक जो है निमित्त कारण, और असमवायी कारण तंतु संयोग इत्यादि वो सब कारण है। यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवात आगतस्य रास भादेः पूर्व भाव विद्यते तथापि नासो नियतः। जो मैंने अभी पूर्व में बताया कि यद्यपि मान लीजिए कोई आदमी तंतु से कपड़ा बना रहा था, तंतुओं को जोड़ जोड़ करके कपड़ा बना रहा था, लेकिन जब वो तंतु लाके उसने रखे बनाने के लिए सलाई वलाई पे चढ़ाने लगा, उसके ठीक पहले एक गधा करके वहां बैठ गया पास में, और जब तक उसने सलाई से तुरी वेमादि से पट बुना, पूरा स्वेटर बुन लिया या वस्त्र बनाया जब तक उसने, तब तक वो गधा बैठा रहा। तो पूर्व में तो है गधा, तो क्या वो भी पट के प्रति कारण हो जाएगा? तो वही कह रहे हैं, यद्यपि पटोत्पत्तौ पट की उत्पत्ति में दैवात आगतस्य दैववशात आ गया जो कौन, रासव, तो उस रासवादी का पूर्व भावो विद्यते। कार्य के पूर्व में उसकी सत्ता तो है, कार्य के पूर्व में विद्यमान तो है, लेकिन तथापि फिर भी नासौ नियतः, नासौ राशभा नियतः। वो जो गधा है वो हर बार वो निश्चित नहीं है, नियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब कभी हम पट बनाने चलेंगे, जब कभी हम कपड़ा बुनने चलेंगे, सिलने चलेंगे, बनाने चलेंगे तो वहां गधा विद्यमान होगा। कभी है कभी नहीं है, कभी आके बैठ गया कभी नहीं रहेगा, लेकिन पट फिर भी बनेगा, पट की उत्पत्ति फिर भी होगी। तो ये कारण, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कारण का लक्षण जो है ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जो लक्षण वहां दिया हुआ है लगभग यही है, नियतो अन्यथा सिद्धत्वम कारणस्य लक्षणम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये लक्षण हमने उदाहरण भी देख लिया, फिर आगे समझा रहे हैं, शंका समाधान कर रहे हैं। इसमें से कई सारी शंका समाधान जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, डायरेक्ट वहां से प्रश्न तो नहीं बनेंगे, लेकिन न्याय दर्शन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको सॉल्व करने में उनसे बड़ी मदद मिलेगी आपको। फिर कह रहे हैं, तंतु रूपस्य तु नियतः पूर्व भावो अस्ति एव किंतु अन्यथा सिद्धः पट रूपक जननोपक्षीणत्वात्। अब प्रश्न किया किसी ने कि भाई ये बताओ, आपने कहा कि कारण वो है जो पूर्व में, पहले कार्य के पूर्व में जिसकी निश्चित रूप से उपस्थिति हो और अनन्यथा सिद्ध हो, मतलब अन्यथा सिद्ध न हो। कहा ठीक है भाई, तो तंतु से आप पट बना रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो जो तंतु में रहने वाला रूप है, जब आप तंतु से पट बनाने चलेंगे, तंतु आपके पास रहेगा, उस तंतु में रहने वाला रूप भी समवाय संबंध से उसमें रहेगा। तो तंतु में रहने वाला रूप जो है वो पट के प्रति कारण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पट बनने से पहले विद्यमान भी है और क्या है, पूर्व भाव अस्ति एव, और नियत भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पट बनाने चलेंगे तो तंतु में कभी रूप रहेगा और कभी नहीं रहेगा। तंतु में रूप हमेशा रहेगा, क्योंकि जो रूप होता है गुण होता है, और गुण हमेशा अपने गुणी में विद्यमान रहता है, मतलब गुण हमेशा अपने आश्रय में विद्यमान रहता है।
तो तंतु रूप हमेशा तंतु में विद्यमान रहेगा और उसी तंतु से आप पट बनाने वाले हैं, वस्त्र बनाने वाले हैं, तो उस वस्त्र के प्रति पूर्व भाव भी है और नियत भी है तंतु रूप, लेकिन कारण नहीं है। तंतु रूप पट के प्रति कारण नहीं होता है। क्यों? तो कहा किंतु अन्यथा सिद्ध है। वो जो तंतु रूप है वो पट के प्रति कारण इसलिए नहीं क्योंकि वो अन्यथा सिद्ध है, मतलब अनन्यथा सिद्ध नहीं है। तो अनन्यथा सिद्ध नहीं होगा, वो क्या होगा? अन्यथा सिद्ध होगा। लेकिन लक्षण में क्या पढ़ दिया कि अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए, ये है क्या? अन्यथा सिद्ध। इसलिए तंतु रूप पट के प्रति कारण नहीं हो सकता है। अब परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, एक पैराग्राफ दिया होगा ऐसे ही और पूछ लेगा कि पट रूपम प्रति किम कारणम, ऐसे दे देगा तंतु रूपम, ऐसे 3-4 और देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि तंतु रूप कभी भी पट के प्रति कारण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अन्यथा सिद्ध होता है और कारण होने के लिए क्या गुणवत्ता चाहिए? अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे पट रूप जननोपक्षीणत्वात्। क्या मतलब हुआ इसका? पट रूप जननोपक्षीणत्वात्। देखिए तंतु रूप जो है वो पट रूप के प्रति कारण होता है। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो तंतु रूप में विद्यमान कारणता है वो कारणता तो उसमें है, लेकिन कैसी कारणता है? वो तंतु रूप पट रूप के प्रति उसकी कारणता है और पट रूप के प्रति उसकी जो कारणत्व शक्ति है, कारणता है, वो पट रूप को उत्पन्न करके वो शक्ति नष्ट हो चुकी है, अतः वह पट के प्रति कारण नहीं बन सकती, पट रूप के प्रति उसकी कारणता है। अतः पट रूप जननोपक्षीणत्वात् तंतु रूपे या शक्ति वर्तते सा शक्ति पट रूप जनने उपक्षीणा। ऐसा मतलब है कि पट रूप की उत्पत्ति में उस तंतु रूप की जो कारणता है वो एक बार लग चुकी है। जैसे ना विधा समयाभावात् काव्य प्रकाश में कहते हैं कि भाई तंतु रूप में जो कारणता है, जो कारणत्व शक्ति है, उसका उपयोग पट रूप के प्रति कर लिया गया है और इसलिए वो पट के प्रति कारण नहीं बन सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। पटम प्रत्यपि कारणत्वे कल्पना गौरव प्रसंगात। यहाँ प्रसंगात है, कह रहे हैं कि फिर भी अगर पट के प्रति उसको कारण मानने लग जाओगे, यद्यपि वो पट रूप के प्रति कारण है तंतु रूप, लेकिन उसको पट रूप के प्रति अगर कारण मानोगे तो उसको पट रूप के प्रति कारण मानने पर कल्पना गौरव प्रसंगात, कल्पना गौरव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेना, अब शंका समाधान करने के बाद फिर से लक्षण उपस्थापित कर देंगे, मतलब लक्षण दिया, शंका समाधान किया, यदि उसके बावजूद उसमें कोई परिष्कार करने की संभावना है तो परिष्कार किया, और परिष्कार करने के बाद जो प्रसिद्ध, जो सिद्ध लक्षण हुआ, जो सारी समस्याओं का समाधान करने के बाद लक्षण हुआ, वो लक्षण उपस्थापित कर देंगे। क्या हुआ? तेन, इस कारण से अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। यही लक्षण तर्क संग्रह में भी है। क्या? अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। क्या फिर मतलब हुआ? एक बार फिर से देखते हैं। ऐसी चीज कारण होगी हमेशा जो क्या हो? पूर्व भावी हो। किससे पूर्व भावी हो? तो यहाँ पर कार्य से जोड़ लो आप, माना कार्य से पूर्व भावित्वम, कार्य के पूर्व में जो रहता हो, तो कैसे रहता हो? नियत पूर्व भावित्वम, निश्चित रूप से रहता हो। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा, एक बार है 4 बार नहीं रहेगा, 5 बार है 6ठी बार नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा। जब भी आपको वस्त्र बनाना है तो तंतु की आवश्यकता हमेशा रहेगी, तुरी वेमादि की आवश्यकता हमेशा रहेगी। ठीक है, अनन्यथा सिद्धत्वम, और क्या होना चाहिए? अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए। अनन्यथा सिद्ध का सामान्य अर्थ आप समझिए कि जो कार्य के प्रति आवश्यक रूप से कारण बनता हो, मतलब जिसके रहने से कार्य की उत्पत्ति हो और जिसके ना रहने से कार्य की उत्पत्ति ना भी होती हो। ठीक है, तो 3 इसके वो हो गए क्या? अनन्यथा सिद्धत्व, नियतत्व और पूर्व भावित्व। ये 3 विशेषण हो गए किसके? कारणत्व के। तो ये 3 लक्षण जहां रहेंगे, 3 विशेषण जहां रहेंगे, वहां क्या रहेगा? कारणत्व रूप विशेष से भी विद्यमान रहेगा। फिर कह रहे हैं अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। कार्य का लक्षण बताने, कारण का लक्षण बताने के बाद कार्य का भी लक्षण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए,
मतलब निश्चित रूप से उत्पन्न होना चाहिए, और नियत पश्चात भावित्वम, कारण सामग्री के तुरंत बाद जिसकी उत्पत्ति हो उसे क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। लेकिन वो कैसी हो, अनन्यथा सिद्ध हो और नियत हो। पश्चात भावित्व तो कैसा होना चाहिए, मतलब नियत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरी वेमादिक से आपने तंतु को बनाया, सिला और उसके बाद भी कपड़ा ना बने, ऐसा कभी नहीं होगा तीनों काल में। तो कारण सामग्री को उपस्थित करने के बाद, व्यापार इत्यादि करने के बाद जो नियत पश्चात उत्पन्न होगा उसे कहेंगे कार्य। और वो कैसा होना चाहिए, अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, मैंने कारण सामग्री को मिला लिया, व्यापार कर लिया और बाद में तुरंत आके गधा बैठ जाए तो गधा कार्य नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कारण सामग्री जो तंतु इत्यादि जो पट के प्रति आप कारण सामग्री उपस्थित कर चुके हैं, उससे आप तीनों काल में हमेशा उसका उपयोग करके आप गधा नहीं बना सकते, हमेशा उसका उपयोग करके पट ही बनाएंगे। तो उस कारण सामग्री से जिस वस्तु की उत्पत्ति हो रही है, नियत पश्चात भावी जो कार्य है वो क्या होगा, पट ही होगा। गधा तो कभी कभार आके धोखे से बैठ जाएगा, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे एक लक्षण दे रहे हैं, ये मीमांसकों का लक्षण है, क्योंकि मीमांसक जो है अन्वय व्यतिरेक मानते हैं कारण में, कारण कार्य में। तो कहने यत्तु कश्चिदाह मतलब मीमांसक कोई कह रहा है, कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेक कारणमिति तदयुक्तम। उसको अभी असंगत ठहराएंगे, पहले समझ लेते हैं ये क्या है। मीमांसक कहते हैं कि कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेक कारणमिति, कह रहे हैं कार्य जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण करे, अनुगमन करे, उसे कहते हैं कारण। मतलब यदि पट कार्य है तो ये कार्य जिसके रहने पर रहेगा और जिसके ना रहने पर नहीं रहेगा उसको ही कारण कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि तंतु ना हो तो कभी पट बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, और मतलब तंतु नहीं रहेगा तो पट भी नहीं रहेगा, और तंतु रहेगा तो पट भी बन जाएगा। मतलब तत्सत्वे तत्सत्वम, तदभावे तदभावा, ये अन्वय व्यतिरेक की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है कि जिसका अनुकरण, जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण कार्य करे उसको कारण कहते हैं। मतलब अन्वय व्यतिरेक बनाना है, जिसके रहने पर कार्य रहता हो और जिसके ना रहने पर कार्य ना रहता हो उसी को कारण कहेंगे। तो तंतु के रहने पर कार्य रहता है और तंतु के ना रहने पर कार्य नहीं रहता है। ठीक है, तो कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेक कारणमिति, कार्य जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण करे, अनुकृतान्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक का अनुकरण करे कौन, कार्य। किसके, जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुगमन करेगा कार्य, उसको कहेंगे कारण। ठीक है, तो तंतु का अनुगमन करेगा माने तंतु सत्वे पटस्य उत्पत्ति और तंतुभावे पटस्य उत्पत्ति न जायते। तो यत् तत्सत्वे तत्सत्वम, तंतु सत्वे पटसत्वम और तंतु असत्वे पटसत्वम पटासत्वम। ठीक है, तो ये बात हो गई। कह रहे हैं कि तदयुक्तम, ये बात आप जो कह रहे हैं न, यही कह रहे हैं जो आप मीमांसा की बात कह रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, तो कह रहे हैं नित्य विभूनाम व्योमादीनाम कालतो देशतश्च व्यतिरेका संभावेना अकारणत्व प्रसंगात। कह रहे हैं भाई आप देखो, आप कह रहे हो कि क्या होना चाहिए, अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए। ठीक है, कारण कार्य में क्या होना चाहिए, अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए। कहा ठीक है, ये बात आप कह तो रहे हैं, लेकिन नित्य विभूनाम व्योमादीनाम, न्याय दर्शन में जो नित्य पदार्थ हैं और क्या है, विभू पदार्थ हैं, कौन, आकाश काल इत्यादि, व्योम इत्यादि, वो क्या है, एक हैं और सर्वव्यापी हैं। तो एक होने से तत्सत्वे तत्सत्वम का तो बन जाएगा, लेकिन व्यतिरेका संभावेन, चूंकि आकाश सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी होने से क्या होगा, उसका अभाव कहीं मिलेगा ही नहीं, तो व्यतिरेक व्याप्ति कभी बनेगी ही नहीं। काल कभी, काल जन्यानाम जनकः काला, काल
हर जगह विद्यमान है, इसलिए काल की व्यतिरेक व्याप्ति कहीं मिलेगी नहीं। जितने भी विभू पदार्थ हैं उनकी, नित्य और विभू पदार्थ हैं, उनकी अन्वय व्याप्ति तो बनेगी पर व्यतिरेक व्याप्ति कहीं बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अभाव समस्त संसार में है ही नहीं, सब जगह उनका भाव ही है, इसलिए उनकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगी। इसलिए इनकी कारणता भी असिद्ध हो जाएगी, ये कारण नहीं बन पाएंगे किसी चीज के। ठीक है, वो यहाँ कह रहे हैं कि तदयुक्तम नित्य विभूनाम व्योमादीनाम कालतो देशतश्च व्यतिरेका संभवेन अकारणत्व प्रसंगः। कह रहे हैं कि इनकी व्यतिरेक व्याप्ति कहीं बनेगी नहीं, क्योंकि इनका अभाव नहीं होता है कहीं पर भी, इसलिए इनका अकारणत्व प्रसंग बन जाएगा। ये किसी भी वस्तु के प्रति कारण बन ही नहीं पाएंगे, अकारणत्व का प्रसंग आएगा। इसलिए आपका जो लक्षण है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो कारण सामान्य का लक्षण इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब उस कारण का विभाजन कर रहे हैं, उन कारण के जो भेद प्रभेद हैं उनको बता रहे हैं। कह रहे हैं तच्च कारणम त्रिविधम, जो आपने अभी पढ़ा था, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, तो तत्कारणत्वम कतिधा, तो त्रिविधम, वो जो कारण है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? समवायी असमवायी निमित्त भेदात। कौन सा? ध्यान रखना, न्याय दर्शन में समवायी, असमवायी और निमित्त, ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। ध्यान रखना कि समवायी और समवाय में कंफ्यूज मत होना। समवाय एक अलग पदार्थ है और समवायी कारण है। ठीक है, तो ये कारण नहीं है, ये कारण है। ठीक है, समवायी असमवायी निमित्त भेदात 3 प्रकार का होता है, समवायी असमवायी और निमित्त। कारण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब कारण का लक्षण, जो समवायी कारण है उसका लक्षण बताएंगे। क्या? यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। यत्, यहां पर समास करेंगे यस्मिन् समवेतम, यस्मिन् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, मतलब यस्मिन् समवाय संबंधेन कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम भवति। ये अर्थ हुआ, मतलब जिसमें समवाय संबंध से, मतलब निश्चित रूप से कार्य की उत्पत्ति होती हो, उसे क्या कहेंगे? समवाय कारण कहेंगे। उदाहरण से समझेंगे। यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम, तंतु जो है वो पट का समवायी कारण है। क्यों? क्योंकि तंतु जो होता है वो उपादान कारण होता है, समवायी कारण होता है, जिसको सांख्य में उपादान कारण कहा गया है, क्योंकि तंतुओं को मिलाकर ही पट बनता है। ठीक है, इसलिए तंतु क्या हुआ? पट के प्रति। अब ध्यान रखना कि पट की उत्पत्ति कहाँ होती है? तंतु में होती है। तंतु की, क्योंकि तंतु की उत्पत्ति यदि पट में होती, यदि तंतु की उत्पत्ति पट में होती, तो इसका मतलब यह है कि पट बनने तक तंतु की सत्ता नहीं है, और तंतु की सत्ता नहीं है तो पट बनेगा ही नहीं फिर। इसीलिए तंतु तो पूर्व में विद्यमान रहता है। क्यों? क्योंकि कारण है, और कारण में क्या है? पूर्व नियत भावित तो होना चाहिए। ये तो पूर्व में विद्यमान है। इनको तंतुओं को जोड़ने पर क्या होता है? इन्हीं तंतुओं में पट की उत्पत्ति हो जाती है। तो यस्मिन् समवाय संबंधेन कारणम, यस्मिन् समवाय संबंधेन पट रूपी कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम तंतवः। ठीक है, तंतु में समवाय संबंध से पट की उत्पत्ति होती है, इसीलिए तंतु क्या हुआ? समवायी कारण हुआ, और पट क्या हुआ? कार्य हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यतः तंतुषु एव पटः समवेतो, ये अभी जो मैंने बात बताई, इसलिए तंतु, क्योंकि तंतु में ही पटः समवेतो जायते, तंतु में ही पट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। ठीक है, न तुर्यादिषु, तुरी आदि में नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि तुरी आदि साधन है जिनकी सहायता से पट की उत्पत्ति होती है, लेकिन उत्पत्ति कहाँ होती है? तंतु में ही होती है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि समवाय संबंध से तो कम पूछे जाते हैं, असमवाय से अधिक पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है कि पट के प्रति समवाय कारण कौन है? पट की उत्पत्ति कहाँ होती है? पट की उत्पत्ति कहाँ होती है?
तंतु पट के प्रति कैसा कारण है, ये सब प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे शंका कर रहे हैं, ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधों पे पटस्य विद्यते। अब चूंकि ऊपर कह चुके हैं कि तुरी आदि में कार्य उत्पन्न नहीं होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, तंतु में ही उत्पन्न होता है। तो अब उस पर शंकाकार शंका उठा रहे हैं कि ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधों पे पटस्य विद्यते। कह रहे हैं जैसा संबंध तंतु का तुरी आदि के साथ है वैसा ही संबंध पट का भी पट का जैसा संबंध तंतु के साथ है वैसा ही संबंध तुरी इत्यादि के साथ भी है। तुर्यादि संबंधों पे पटस्य विद्यते, मतलब जिस प्रकार तंतु का पट से संबंध है वैसे ही तुरी का भी पट से संबंध है। तो तत्कथम तंतु से वो पटा संवेतो जायते, फिर ऐसा क्या बात है कि मतलब केवल तंतु में ही पट की उत्पत्ति होगी, न तुर्यादिषु। कह रहे हैं जब संबंध पट का तंतु से भी है और पट का तुरी से भी है तो पट तंतु में ही क्यों उत्पन्न होगा, तुरी आदि में क्यों नहीं उत्पन्न होगा। ये शंकाकार शंका उठा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सत्यम, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। सत्यम तो दुविधा संबंधा, क्योंकि यहाँ तंतु संबंध की बात कर रहे हैं और तुरी संबंध की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं दुविधा संबंधा, कह रहे हैं संबंध दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, संयोग समवायश्चेति, संयोग संबंध और समवाय संबंध। संबंध दो प्रकार का होता है, संयोग संबंध और समवाय संबंध। जिस संबंध की आप बात कर रहे हैं वो दो प्रकार का होता है, संयोग संबंध और समवाय संबंध। तत्र आयुत सिद्धयोः संबंध समवाय, मतलब तत्र मतलब इन दोनों में जो आयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं उनमें जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। समवाय को आप नित्य भी कह सकते हैं, लेमन टर्म में नित्य संबंध होता है। अन्ययोस्तु संयोग एव, बाकी अन्य सभी पदार्थों में, मतलब अयुत सिद्ध जो पदार्थ हैं उनमें तो क्या होता है, समवाय संबंध होता है। अयुत सिद्ध को छोड़ करके बाकी सभी पदार्थों में क्या होता है, संयोग एव, संयोग संबंध ही होता है। अयुत सिद्ध का मतलब अविनश्यत अवस्था में, मतलब विनाशेतर अवस्था में जो एक साथ ही रहे, मतलब एक दूसरे पर आश्रित ही रहे, उसको अविनश्यत कहेंगे, उसको अयुत सिद्ध कहेंगे। लेकिन तंतु को पट से या पट को तंतु से अलग नहीं किया जा सकता है अविनश्यत अवस्था में, लेकिन जो तुरी इत्यादि है वो अपना कार्य करने के बाद उससे संयोग का नाश हो सकता है और फिर भी कार्य की उपस्थिति बनी रह सकती है। मतलब यदि पट बन गया है तो अगर पट बनने के बाद, वस्त्र बनने के बाद अगर सलाई इत्यादि जो तुरी इत्यादि होते हैं उसको हटा लिया जाए, उसके संयोग का विभाग कर दिया जाए, विनाश कर दिया जाए, तो भी कार्य की उपस्थिति बनी रहती है। इसलिए बाकी सभी पदार्थों में संयोग संबंध ही होता है। जो अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं, मतलब जिनका एक साथ ना रहना असंभव है, मतलब उनको एक साथ ही रहना होता है अविनश्यत अवस्था में, वो क्या होते हैं, उनमें क्या संबंध होता है, समवाय संबंध होता है। अन्योस्तु संयोग एव, अतः यहाँ पर जो आप तंतु का जो पट से संबंध है वो समवाय संबंध है और पट का जो तुरी आदि से जो संबंध है वो संयोग संबंध है। इसलिए लक्षण में हमने कह दिया है कि समवाय संबंध से जिसमें उत्पन्न होता हो उसको कहेंगे कारण, समवाय कारण। तो जो तंतु है, पट से तंतु का जो संबंध है वो समवाय संबंध है, इसलिए पट की उत्पत्ति तंतु में ही मानना उचित है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे थोड़ी चर्चा करेंगे कि अयुत सिद्ध क्या होता है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, अगला टॉपिक जो है वो नया टॉपिक है, तो उस पर कल चर्चा करेंगे, अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और इसके बाद कुछ शंका समाधान है, कुछ को मैं हिंट करता चलूँगा, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अनिवार्य नहीं है उनको छोड़ते चलेंगे। परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो लगी हुई अनिवार्य चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। और जो बहुत अनावश्यक हैं, मतलब जो आपके ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, उनको यहाँ हम स्किप करेंगे, उनको आप फिर से अपने आप से पढ़ लीजिएगा। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उनको जरूर पढ़ा जाएगा, ताकि परीक्षा में आपके प्रश्न गलत ना हो। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। नमस्ते, युवा से साधु युवा, धन्यवाद।